नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का आज आखिरी दिन है। सीएम राजे आज अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगी। शाम 5 बजे सदन में वो बहस का जवाब देंगी। 12 फरवरी को बजट पेश होना है। तो बजट सत्र में विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का लास्ट डे है। सीएम राजे आज अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगी। शाम 5 बजे सदन में वो अब तक हुई बहस का जवाब देंगी। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पर सवाल उठाए हैं। प्रश्नकाल के दौरान विधायक संदीप शर्मा ने योजना की खामियों को गिनाते हुए चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछे। कहा, क्यों क्लेम पास होने में 3 से 6 महीने का समय लगता है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से क्यों भामाशाह कार्ड मांगा जाता है? इसके जवाब में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि इस योजना में 2 साल में 890 करोड़ रुपए के क्लेम पास हुए हैं। इसमें सुधार किया जाए और मरीजों की संख्या इसमें कम हुई है तो मरीजों की संख्या को भी, जो पहले बढ़ोतरी हो रही थी, इन चीज़ों को, जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान के प्रदेशवासी कम से कम, बिल्कुल शून्य लागत में इसका लाभ ले सके, तो इस बात की आज मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया है कि अगर कोई भी निजी चिकित्सालय की ऐसी शिकायत आई तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में घटिया क्वालिटी के सामानों पर हंगामे की स्थिति बन गई। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भजनलाल जाटव ने सामाजिक न्याय मंत्री पर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मंत्री पर आरोप लगाए। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह मामला सदन में पहले ही आ चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की गैर मौजूदगी में उन पर दोषारोपण करना गलत है। विधानसभा में आज फिर कर्ज माफी पर स्थगित हुए सवाल का मामला उठा। निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया स्पीकर से जवाब की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने जल्द ही विधायक महरिया को सरकार से जवाब दिलाने की बात कही। इस दौरान मंत्रियों से महरिया की नोकझोंक भी हुई। बता दें, गुरुवार को किसानों की कर्ज माफी को लेकर विधायक महरिया सवाल पूछने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनका सवाल स्थगित कर दिया गया था। दिन था, हमने सदन में आते ही प्रश्नकाल शुरू होते अध्यक्ष महोदय को याद दिलाया कि कल आपने व्यवस्था दी थी, आज सहकारिता का डे है, आज आप इसका जवाब दिलवा दीजिए। लेकिन वही ढाक के 3 पात रहे। सरकार किसानों की बात पे कोई जवाब नहीं देना चाहती, कर्जा माफी की कोई चर्चा नहीं करना चाहती और न ही समर्थन। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, अब तक के हाइलाइट्स। बिल्कुल, देखिए, आज विधानसभा की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो आज हंगामे जैसी स्थितियां कम बनी हैं और विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान जो राज्यपाल का अभिभाषण है, अभिभाषण पर बहस का आखिरी दिन है। अभी 5 बजे मुख्यमंत्री का जवाब होगा। कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अभिभाषण पर वक्तव्य होगा और उसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस 4 दिन की जो अभिभाषण पर बहस हुई है उसका जवाब देंगी। अगर प्रश्नकाल से बात की जाए तो आज फिर कर्ज माफी पर स्थगित सवाल जो कल स्थगित कर दिया गया था, उस सवाल का मुद्दा उठा और विधानसभा अध्यक्ष ने उस सवाल के जवाब दिलवाने की बात कही, क्योंकि आज सहकारिता विभाग के सवालों के जवाब दिए जाने थे। उनका टर्म था। कल जो सवाल स्थगित किया था कर्ज माफी पर, वो इसी बात को लेकर के किया था कि कल क्योंकि सहकारिता का टर्म नहीं था, लिहाजा आज नंदकिशोर महरिया ने फिर मांग रखी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने आज सवाल का जवाब दिलवाने के बजाय बाद तक के लिए इसको टाल दिया गया। इसके साथ ही जो तक के गद्दे खरीद का जो घोटाला हुआ था सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में, उसका मुद्दा आज फिर छाया रहा और उस पर हंगामे की स्थिति बनी। हालांकि
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी ओर से राजेंद्र राठौर ने जवाब दिया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही। शून्यकाल के दौरान आज फिर कल जैसे हंगामे की स्थिति नहीं बनी, लेकिन कई जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो जनहित के इश्यूज हैं, वो विधायकों के द्वारा उठाया गया। मांडलगढ़ से जीतकर जो विधायक बने विवेक धाकड़, उन्होंने आज पहली बार सदन में मांडलगढ़ कॉलेज में खाली पदों का मामला उठाया। प्रदेश के जो कॉलेज हैं उनमें उच्च शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि 36% से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं। व्याख्याताओं के जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं और उन्होंने 1300 के करीब व्याख्याताओं की जल्द भर्ती करने का भी आश्वासन विधानसभा के भीतर दिया। इसके साथ ही कई विधायकों ने सरकारी कॉलेज अपने अपने क्षेत्रों में खोले जाने की भी मांग उठाई। हालांकि इसके लिए अभी सरकार ने जो स्वराज संकल्प में घोषणा की थी उसके मुताबिक हर उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज खोले जाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक 21 उपखंड मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई भी कॉलेज नहीं है। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री ने दी और साथ भी ये भी कहा कि जैसे ही बजट अवेलेबल होगा सरकार इन उपखंड मुख्यालयों पर कॉलेज खोलने का प्रयास करेगी। साथ ही 1300 से ज़्यादा जो स्कूल व्याख्याता हैं उनकी भर्ती भी जल्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही नागौर जिले में पिछले दिनों एक पुलिसकर्मी ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी। वो मुद्दा भी शून्यकाल के दौरान छाया। विधायक हनुमान बेनीवाल ने मामला उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सीबीआई जांच की बात तो ही मानी, लेकिन इस पूरे मामले की जांच आईजी स्तर के अधिकारी से करवाने और निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ। कई विधायकों ने, जो भाजपा विधायक थे, उन्होंने सरकार के जो 4 साल की उपलब्धियां हैं उनका गुणगान किया। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए। जो निर्दलीय विधायक हैं मानिक चंद सुराना, उन्होंने कई बड़ी बातें कही राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के भी और सरकार की जो स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी। मानिक चंद सुराना ने बड़ी व्यंग्यात्मक लहजे में सरकार को ये कहा कि क्या अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में सरकार की स्कीम्स पर काम ढंग से नहीं चल रहा था, क्या वजह हुई, बाकी स्टेट्स में क्या स्थिति है स्कीम्स की। तो इसको लेकर के भी मानिक चंद सुराना ने सवाल किया कि जो ग्राउंड पर मशीनरी होती है, ग्राउंड पर जो स्टाफ होता है, वो सरकार की जो कामकाज होता है, जो सरकार के जो स्कीम्स होते हैं उनको ढंग से धरातल पर नहीं उतारता, उनका काम ढंग से नहीं करता और इसी वजह से जनता के बीच में नाराजगियां उभरती। हालांकि ये बात बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी कही कि जो नीचे की अफसरशाही है, नीचे के जो कर्मचारी हैं वो ढंग से काम नहीं करते और नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ती है, सरकार को झेलनी पड़ती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, उपभोक्ता न्यायालय के जज लापता हैं। वो कहां हैं, उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बजाज नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई है। परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बता दें कि गजानन शर्मा उपभोक्ता न्यायालय में जज हैं। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के लिए भी ये काफी गंभीर मामला है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र से। भंवर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गजानन शर्मा उनका नाम बताया है और आज सुबह से वो गायब हैं। उनके परिवार में उनके बेटे और पत्नी ने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। काफी देर से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहाँ गजानन शर्मा गए होंगे, इसके लिए पुलिस बकायदा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने में लगी हुई है। उनके घर से निकलने से लेकर और तमाम जगह पर जहां उनकी संभावनाएं हैं वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। फिलहाल अभी हमने पुलिस से भी बात की है। उनका ये कहना है कि जल्द वो लोग गजानन शर्मा को शायद ढूंढ पाएंगे क्योंकि लगातार तलाश के अंदर पुलिस जुट गई है। क्योंकि जज से जुड़ा मामला है, उपभोक्ता न्यायालय के जज बताए जाते हैं गजानन शर्मा एडीजे स्तर के जज हैं और अभी परिजनों ने भी पुलिस से मुलाकात करके और तमाम नंबर वगैरह उनके दिए हैं और पुलिस अब लगातार जांच में जुट गई है। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सांगोद कृषि विभाग में एसीबी कार्रवाई का मामला। सुपरवाइजर पूर्वजीत सिंह हाड़ा 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए। सहायक निदेशक सीताराम बैरवा के लिए उन्होंने रिश्वत की राशि ली थी। सुपरवाइजर और सहायक निदेशक दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। कृषि अनुदान की फाइल स्वीकृत करने की एवज में घूस मांगी थी परिवादी से। कैलाश चंद धाकड़ से यह रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
इस सुपरवाइजर पूर्वजीत सिंह हाड़ा को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं खबर से जुड़ी हुई, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सहायक निदेशक के लिए यह रिश्वत सुपरवाइजर ने मांगी थी। समझा जा सकता है दोनों पैसों को आपस में बांट लेते। सुपरवाइजर और सहायक निदेशक दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी भंवर एस चारण से। भंवर, पूरी खबर। जी देखिए, पूर्वजीत सिंह हाड़ा जो कि सुपरवाइजर है कृषि विभाग में, उनको ट्रैक किया है एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा स्पेशल टीम ने, और सहायक निदेशक सीताराम बेरवा भी इस पूरे ट्रैप की जद में आ चुके हैं। उनके लिए 5,000 की रिश्वत राशि कैलाश चंद दागड़ नाम के किसान ने कृषि विभाग की सुपरवाइजर ने ली थी उनसे। और ये जो पूरा जो प्रकरण हुआ है स्वप्निल, जो पूरी रिश्वत राशि घूस जो मांगी गई, खेतों में पाइपलाइन लगाने को लेकर जो अनुदान मिलता है सरकारी योजना के तहत, उस अनुदान की फाइल को स्वीकृत करने के एवज में सुपरवाइजर ने रिश्वत मांगी थी और सहायक निदेशक के लिए उसने घूस लेने की बात बताई। तो फिलहाल पूर्वजीत सिंह हाड़ा जो कि सुपरवाइजर हैं और सीताराम बेरवा जो कि सहायक निदेशक के कृषि विभाग के, दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और सांगोद कृषि विभाग के कार्यालय में कार्रवाई अभी भी जारी है। जी, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रिश्वतखोरी के तंत्र पर एसीबी की कार्रवाई बात हो रही है। श्रीगंगानगर के पुलिस विभाग में फैले रिश्वतखोरी के तंत्र की, जिस पर एसीबी बीकानेर की टीम ने कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने जवाहर नगर थाने में तैनात उप निरीक्षक राधेश्याम सांखला को 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों थाने में ही गिरफ्तार किया, जिससे पूरे थाने में हड़कंप मच गया। बीकानेर एसीबी के एएसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि परिवादी भरत राम ने बीकानेर एसीबी को 3-4 दिन पहले शिकायत की थी कि रवि सेतिया के साथ मजदूरी की लेन देन लेकर उसका झगड़ा हुआ। जवाहरनगर थाने के राधेश्याम सांखला उप निरीक्षक मामले की जांच कर रहे थे। मामले में एफआईआर लगाने के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी गई। जवाहरनगर थाने के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम, उसके खिलाफ रवि सेतिया द्वारा दी गई शिकायत में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और उसके द्वारा कराए गए इस्तिगासे वगैरह में रवि सेतिया से जो उसके मजदूरी वगैरह के पैसे हैं वो दिलवाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। 15,000 रुपये की मांग की गई थी, जो बाद में 12,000 रुपये के लिए परिवादी का ये कहना था कि स्वयं के लिए और सीआई के नाम पर उससे रिश्वत की मांग की गई थी। अलवर के तिजारा में पंचायत समिति कार्यालय के एईएन नरेंद्र खंडेलवाल को एसीबी की टीम ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरपंच खुर्शीद ने एसीबी को शिकायत दी थी कि ग्राम पंचायत रभाना में पिछले वर्ष 13.5 लाख रुपए के विकास कार्य हुए थे, जिसकी मेजरमेंट बुक वेरिफिकेशन और यूसी जारी करने की एवज में खंडेलवाल ने 1% राशि रिश्वत के रूप में मांगी थी। उन्होंने एसीबी में कल शिकायत की थी। उनके ग्राम पंचायत द्वारा 13.5 लाख रुपए के 8 विकास कार्य करवाए थे। उनकी जो एमबी है उसका सत्यापन एएन द्वारा करना था, नरेंद्र कुमार खंडेल द्वारा, और उनकी यूसीसी जारी करनी थी। इसके लिए उसने बताया कि रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया। एएन द्वारा 1% के हिसाब से 13,500 रुपए रिश्वत की मांग करना पाए। दौसा से बड़ी खबर है। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मामले से जुड़ी हुई एसओजी टीम दौसा पहुंची है। सभी आरोपियों को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें पेश किया गया। 14 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है। एसओजी की टीम सभी आरोपियों को लेकर दौसा पहुंची। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इन्हें पेश किया गया। 14 फरवरी तक इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मामला, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत, क्या जानकारी है? ठीक है, बिल्कुल। जो सारे आरोपी हैं उनको एसओजी की टीम ने दौसा न्यायालय में पेश किया है और जो आरोपी पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि 14 फरवरी तक के लिए सभी जो आरोपी हैं उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 14 को और फिर एसओजी की टीम है वो आरोपियों को दौसा ला करके कोर्ट में पेश करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको उस गैंग के सदस्यों से मिलाते हैं जो जिंदा व्यक्तियों के नाम पर करोड़ों की कमाई करते थे, और ये भी बताते हैं कि कैसे इस गिरोह का खुलासा हुआ। वो जिंदा को मुर्दा बनाकर कमाते थे करोड़ों। धंधे में बिकता था ईमान,
बिकती थी जिंदगी। वो हैं फर्जी मौत के सौदागर। इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। ना तो चेहरे पर शिकन है, ना ही अपने किए पर पछतावा। कारनामे ऐसे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो जिंदा व्यक्तियों को फर्जी मौत देकर करोड़ों कमाते थे। पैसे की माया के आगे इनका ईमान गिर चुका था। फेक डेथ गैंग में ऐसे ऐसे सफेद पोश हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कौन कौन लोग शामिल हैं इस फेक डेथ गैंग में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको इस घटनाक्रम के उस पहलू से रूबरू कराते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एसओजी का बड़ा खुलासा, फर्जी मौत के सौदागरों पर शिकंजा। दरअसल जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर करोड़ों रुपए का क्लेम उठाने वाले गिरोह का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वकील, डॉक्टर, बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारी शामिल हैं। गिरोह के रूप में काम करते हुए दौसा के एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस ऑफिसर एएसआई रमेश नाम है उनका, रमेश चंद, और इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर्स और बैंक मैनेजर, इन सब ने मिलके षड्यंत्र पूर्वक एक बहुत फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम उठाया। लेकिन इस गिरोह तक पहुंचना एसओजी के लिए भी आसान नहीं था। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या और एसओजी कैसे पहुंची फर्जी मौत के सौदागरों तक। ऐसे हुआ खुलासा, दौसा में बीमा कंपनी के अधिकारी की टीम जांच के लिए कोतवाली थाने पहुंची। टीम एएसआई की मौत के मामले की कर रही थी जांच में पता चला जिस एएसआई की मौत बताई जा रही है वो था जीवित और वो एएसआई नौकरी भी कर रहा था। एएसआई अपनी मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हुआ हैरान। नगर परिषद से मृत्यु प्रमाण पत्र भी हुआ जारी। बीमा कंपनी के अफसरों और एसपी से की शिकायत। एसपी से शिकायत के बाद जांच के लिए मामला एसओजी के पास गया तो खुलासा हुआ कि इस तरह का गैंग कई राज्यों से क्लेम उठा चुका है। फिलहाल गैंग के 6 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच अभी जारी है। देखते जाइए और भी सफेद पोश होंगे बेनकाब। जयपुर से राकेश शर्मा के साथ दौसा से लक्ष्मीकांत शर्मा, ईटीवी न्यूज। जोधपुर में डिफेंस रोड पर जिंदा बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मुख्य सड़क पर खुदाई के दौरान एक गड्ढे में मजदूरों को बम पड़ा दिखाई दिया। घबराए मजदूरों ने पुलिस को बम की सूचना दी, जिस पर सेना और पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद सेना ने बम को कब्जे में लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जोधपुर से हैं, डिफेंस रोड जहां पर जिंदा बम मिला। मुख्य सड़क है, खुदाई की जा रही थी। इस दौरान एक गड्ढे में मजदूर ने इस बम को पड़ा देखा, जिसके बाद वो बेहद घबरा गया। उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। सेना और पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल की गई। सेना ने बम को कब्जे में ले लिया है।